हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हमने जो स्टार्ट किया था कल, जो विजन आईएएस 2021 टेस्ट सीरीज़ का, ये जो टेस्ट नंबर 28 है, ठीक है। उसी का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कल थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो जब तक विजन के हमारे टेस्ट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि देखो सेक्शनल वाइज वैसे भी हम लोग विजन के सारे कवर कर चुके हैं, तो जब पहले विजन के हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे इनसाइड पे, ठीक है। क्योंकि वो सेक्शनल हैं तो उनको सेम ही चीज़ें दी हुई हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जो मतलब डिफरेंट टाइप के हैं, तो उनको बाद में हम लोग कवर कर लेंगे। पहले आप लोग इसको कवर कर लीजिए, 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिए, साथ साथ उसको भी हम करवा देंगे। ये हो जाएगा इसी जुलाई मंथ में, ये हम विजन के आपके कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और जो भी रह जाएगा आपका उसका इनसाइड का, वो अगस्त में पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये 26 से आज हम सॉल्व करेंगे। 25 तक हमारे हो गए थे, तो 26 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये 26 क्वेश्चन नंबर जो है, तो इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। हाँ, अब चलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसमें कहा गया है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई ब्याज दरों की कटौती करता है तो क्या होता है। मतलब तो ए ऑप्शन है हमारा। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बांड की कीमतों में, जो बॉन्ड होते हैं उनकी कीमतों में वृद्धि होती है। सेकेंड है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। तो जब ब्याज दरों में कटौती होती है तो ये ऑब्वियसली जो बॉन्ड होते हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है, और जो ये मुद्रास्फीति है ये भी बढ़ जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 27 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो गाइस, इन चीज़ों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है। तो इससे हमारा क्वेश्चन सही होता हुआ गलत हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से देख लेना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। तो इसमें फर्स्ट है कि घाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रास्फीतिकारी होती है। सेकेंड है कि प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी से मुद्रास्फीति कम करने में सहायता मिलती है। तो देखो, जब जो प्रत्यक्ष करों में जब जो कमी हो जाती है, उसमें मुद्रास्फीति की दर में जो कमी नहीं होती है, ये मुद्रास्फीति और बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, लेकिन फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि जो घाटे की वित्त व्यवस्था होती है वो मुद्रास्फीतिकारी होती है। तो ये मतलब अच्छी होती है जो घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, जो हमेशा डिमांड को क्रिएट किए रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, तो गलत पूछा गया है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो 28, तो इसमें कहा गया कि हाल ही में शुभारंभ की गई लाइट हाउस परियोजना के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ये क्षेत्र की भू जलवायविक और जोखिम परिस्थितियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के निर्मित मॉडल आवासीय परियोजनाएं हैं। सेकेंड है कि भारतीय संदर्भ में वैश्विक प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में बढ़ावा देने हेतु हेल्प LHP सभी हितधारकों के लिए लाइव प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेंगे। तो जो लाइट हाउस परियोजना की बात की जा रही है, LHP, ठीक है। तो उसके बारे में अगर बात करें तो ये देखो, जो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये जो योजना चलाई गई है लाइट हाउस, तो इसका अभी इसका जो है अभी उद्घाटन किया है। मतलब इसकी जो आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो उसी के लिए ये न्यूज़ में थी। तो इसमें वैश्विक प्रौद्योगिकियों हैं, जो जो मतलब वैश्विक टेक्नोलॉजी है, तो उसको मतलब ग्लोबल टेक्नोलॉजी की मुख्य धारा को बढ़ावा देने के लिए ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट यानी परियोजना सभी हितधारकों के लिए लाइव प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। और ये जो भू जलवायविक और जोखिम परिस्थितियों के लिए जो उपयुक्त टेक्नोलॉजी होती है उसके साथ निर्मित मॉडल आवासीय परियोजना में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन कारकों से मौद्रिक नीति निर्णयों का कमजोर प्रसार होता है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें लघु बचत योजना पर बहुत कम ब्याज दर, और सेकेंड है कि स्थिर ब्याज दरों पर जमाओं की जो दीर्घ परिपक्वता प्रोफाइल है, और थर्ड है कि म्यूचुअल फंड पर आधारित
प्रतिफल और उच्च गैर निष्पादन परिसंपत्तियाँ, यानी उच्च एनपीए की बात की जा रही है, हाई एनपीए की बात की जा रही है इसमें। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें अगर सही की बात करें तो देखो ये थर्ड वाला मतलब फोर्थ वाला तो हमारा गलत है, क्योंकि जो इसमें ये जो एनपीए होता है ये मतलब कम होता है, प्रतिफल इसका जो है इसमें कम जो देखने को मिलता है, ये कम एनपीए होता है जो मौद्रिक नीति निर्णय का कमज़ोर प्रसार जब हो रहा होता है, ठीक है। नहीं, मतलब ये तो हमारा सही है, सॉरी सॉरी, ये हमारा सही है, क्योंकि देखो ये मौद्रिक नीति निर्णयों का कमज़ोर प्रसार, तो मतलब मौद्रिक नीति जब अच्छी नहीं होती है तो उस समय क्या होगा कि एनपीए हमारा हमेशा बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड का जो अधिक प्रतिफल तो नहीं, इसमें कम प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा, तो ये हमारा गलत हो गया। और स्थिर ब्याज दरों पर जमाओं की दीर्घ परिपक्वता प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी, तो ये हमारा जो बात करें तो यह भी हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि लघु बचत योजनाओं पर बहुत कम ब्याज की बात की जा रही है, तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें जो आपको देखने को मिलेंगी तो उच्च दर देखने को मिलेगी, कम ब्याज नहीं, ये अधिक ब्याज इस पे मिलेगा, ठीक है। तो 2 और 4 स्टेटमेंट इसमें सही हैं और 1 और 3 गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, तो इसमें कहा गया है कि क्या हो रहा है यार, हाँ, तो इसमें कहा गया है कि लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम यानी एमएसएमई के वर्गीकरण में हालिया परिवर्तनों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें अभी कुछ नई इसकी जो एमएसएमई की जो परिभाषाएं हैं उनको नई गठित किया गया है, तो उसी के संबंध में ये न्यूज में था। तो ये संयंत्र एवं मशीनी में 1 करोड़ रुपए से कम निवेश वाली विनिर्माण इकाइयों को सूक्ष्म श्रेणी की इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेकेंड है कि 10 लाख या 2 करोड़ रुपए के बीच वार्षिक कारोबार वाली सेवा इकाइयों को मध्यम श्रेणी की इकाइयों यानी मीडियम स्केल यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें अगर बात की जाए तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ये हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो संयंत्र और मशीनीकरण है तो 1 करोड़ रुपए से कम निवेश वाली विनिर्माण इकाइयों को सूक्ष्म श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये तो हमारा सही है। लेकिन सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मध्यम में आपको देखने को मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो 10 लाख रुपए से अधिक और 20 करोड़ से कम देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, तो ये हमारा गलत है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। और अगर बात करें कि जो स्मॉल के बारे में, तो स्मॉल में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो 1 करोड़ से अधिक होता है और 5 करोड़ से कम मतलब 5 करोड़ से कम देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल भुगतान सूचकांक के उप सूचकांक हैं, ठीक है। तो इसमें देखो उपभोक्ता केंद्रिता है, ठीक है, और ये भुगतान निष्पादन है, भुगतान अवसंरचना है, तो किस किस को इसमें शामिल किया गया है ये बताना है हमको। तो देखो ये जो रिजर्व बैंक के द्वारा मतलब आरबीआई के द्वारा जो ये डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया जाता है, इसमें उप सूचकांक की बात करें तो उपभोग केंद्रिता ये शामिल होता है, ठीक है, और ये भुगतान निष्पादन भी होता है और भुगतान अवसंरचना यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है तो ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है और इससे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये मतलब पहली बार जारी किया गया है, ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है 32, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार द्वारा देश में अनुसंधान परितंत्र में सुधार करने हेतु प्रारंभ की गई पहले हैं। तो फर्स्ट है कि प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता यानी PMRF योजना। सेकेंड है कि इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी योजना यानी IMPRINT, ठीक है। और थर्ड है कि उच्चतर आविष्कार योजना UAY, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सी ये मतलब अनुसंधान परितंत्र में सुधार करने के लिए जारी की गई हैं। तो देखो अगर इसमें बात करें तो ये तीनों योजनाएं हैं जो अनुसंधान को जो अनुसंधान पारितंत्र है, ठीक है, उसको सुधारेंगी। तो इसमें देखने को मिलेगा जो ये प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता योजना है, इम्पैक्टिंग रिसर्च
इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी योजना है और उच्चतर आविष्कार योजना है। तो तीनों को इसमें शामिल किया गया है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु की विशेषता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि वस्तु का उपयोग करने से अन्य लोगों के लिए उपलब्ध मात्रा कम नहीं होती है, और सेकेंड है कि लोगों का वस्तु के उपयोग से अपवर्जन संभव नहीं होता है, और थर्ड है कि इस वस्तु का उपयोग समग्र रूप से समाज को लाभ प्रदान करना माना जाता है। तो देखो ये गलत है। ये जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो समाज को लाभ नहीं पहुंचाने का काम करती हैं। जो आपको देखने को मिलेगा जो उच्चतर वस्तुएं होती हैं, ठीक है, वो समाज को लाभ पहुंचाने के माध्यम से जारी की जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया थर्ड वाला स्टेटमेंट। और जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि लोगों को वस्तुओं के उपयोग में अपवर्जन संभव नहीं होता है इसमें, ठीक है। और ये जो वस्तुएं होती हैं इनका उपयोग अन्य लोगों के लिए उपलब्ध मात्रा इनकी कम नहीं होती है इनके उपयोग से। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें कहा गया है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJY, ठीक है, ने जो आरोग्य योजना न अपनाने वाले राज्यों की तुलना में अपनाने वाले राज्यों में सामाजिक संकेतकों में बेहतर सुधार देखा गया है। और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से PMJAY को अपनाने के जो सकारात्मक परिणाम आए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अपनाई गई है उसके कौन कौन से सकारात्मक परिणाम हैं वो बताने हैं हमको, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य से शिशु और जो बाल मृत्यु दर में कमी हुई है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से परिवार नियोजन तक पहुंच में वृद्धि हुई है, और इसी योजना से बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। तो ये जो बात की जा रही है, तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। तो इसमें क्या है कि शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी देखी गई है, जहां जिन स्टेटों ने इसे अपना लिया है, कुछ स्टेट हैं जिन्होंने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। तो इसी के संबंध में ये बताया जा रहा है कि वो लोग इस चीज़ से सीख ले सकते हैं कि क्या क्या यहाँ चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये बच्चों के टीकाकरण में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, और परिवार नियोजन में भी इसमें पहुंच में वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 35। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रक स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र, सेकेंड है कि कृषि क्षेत्र, और थर्ड है सेवा क्षेत्र, और फोर्थ है हमारा व्यापार क्षेत्र। तो देखो इसमें अगर बात करें स्टैंड अप योजना के अंतर्गत, देखो ये विनिर्माण क्षेत्र आता है, कृषि क्षेत्र आता है, और व्यापार क्षेत्र आता है, लेकिन सेवा क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट है, तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गया यार क्वेश्चन में, हमें लग रहा है थोड़ा सा मतलब गलत हो गया यार, थोड़ा सा है, सॉरी गाइज, थोड़ा सा मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा ना, क्योंकि इसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसके संबंध में मैं बताने लगा था। तो इसमें देखो क्या है कि जो स्टैंड अप योजना है इसके अंतर्गत आपको जो है विनिर्माण क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, और व्यापार क्षेत्र है, लेकिन कृषि क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अभी जो ऐड किया गया ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी 2021-22 के लिए जो इसमें पशुपालन, ठीक है, पशुपालन और मत्स्य पालन को इसमें ऐड किया गया है, जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर होता है उसके अंतर्गत। तो इसमें कृषि क्षेत्र डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जो कृषि से संबंधित क्षेत्र है, ठीक है, उसको इसमें ऐड किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, 1, 3 और 4 हमारा सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें हाल ही में 2021-22 के बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई है, और इस संदर्भ में भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा परिदृश्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि वर्तमान में भारत का अधिकांश हाइड्रोजन उत्पादन जीवाश्म ईंधन पर आधारित है, और सेकेंड है कि हाल ही में दिल्ली शुद्ध हाइड्रोजन ऊर्जा पर चलने वाली बसों का
संचालन करने वाला जो भारत का प्रथम शहर बना है। तो देखो ये गलत है, क्योंकि जो दिल्ली में जो बसें चलाई गई हैं वो शुद्ध हाइड्रोजन से नहीं चलाई गई हैं। उसमें क्या है कि जो ये सीएनजी होता है, ठीक है, सीएनजी में 20% हाइड्रोजन को मिक्स किया गया है। तो ये पूर्ण रूप से हाइड्रोजनीकृत नहीं है, लेकिन उसमें मिक्स करके चलाया जा रहा है। और ये ऐसा दिल्ली का पहला शहर है जिसने पहली बार हाइड्रोजन को सीएनजी में मिक्स करके चलाया है, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि वर्तमान में जो आपको देखने को मिलेंगी भारत का अधिकांश हाइड्रोजन जो उत्पादन होता है उसका जीवाश्म ईंधन पर आधारित होता है, क्योंकि जो ये जो सेल गैसें होती हैं उन्हीं से इसका उत्पादन किया जाता है इसके संबंध में, ठीक है। तो ये पहला तो हमारा स्टेटमेंट सही है और सेकेंड वाला गलत हो गया, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ब्याज कवरेज अनुपात कर भुगतान के बाद किसी फर्म के लाभ का उसके कुल ब्याज जो कुल व्यय से उसके कुल ब्याज व्यय से अनुपात है, ठीक है। और सेकेंड है कि जो भी फॉर्म यानी जो जोम्बी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उनका ब्याज कवरेज अनुपात 1 से कम होता है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि जो जोम्बी फॉर्म्स होते हैं उनका ब्याज कवरेज अनुपात 1 से हमेशा कम देखने को मिलेगा। और ये ब्याज कवरेज अनुपात कर भुगतान के बाद किसी फर्म के लाभ का उसके कुल ब्याज व्यय से अनुपात होता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 38। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के बारे में बताना है कि कौन सी निधि इससे संबंधित हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि, और सेकेंड है कि ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि, और थर्ड है कि आदिवासी विकास निधि, और फोर्थ है कि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति। तो इसमें अगर बात करें तो नाबार्ड में देखो राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति ये नहीं आती है इसके अंतर्गत, बाकी आपको देखने को मिलेंगी आदिवासी विकास निधि इसमें शामिल है, और ये ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना जो संरचना विकास निधि है, और ये जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि है। इन तीनों को इसमें शामिल किया गया है इसके अंतर्गत, जो इसको रिफाइनेंस किया जाता है, ठीक है, इन निधियों के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा 39। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि साधारणीय जलवायु कार्रवाई गठबंधन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की एक अनूठी पहल है। सेकेंड है कि इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सार्वजनिक और निजी कारपोरेट को इस साझेदारी का हिस्सा बनना है, ठीक है। तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए जो सार्वजनिक और निजी कारपोरेट्स होते हैं, ठीक है, कारपोरेटों को इस साझेदारी का हिस्सा बनाना है, ठीक है। लेकिन ये यूएनईपी का जो इनिशिएटिव नहीं है, ये आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो ये इनिशिएटिव है, ठीक है। तो हमारा ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो इसमें भारत में कोविड-19 के कारण उत्पन्न मंदी से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि उसके उपाय दिए गए हैं और उदाहरण बताए गए हैं, तो उसके बारे में हमको इसमें मिलान करना है। तो राजकोषीय उपाय के बारे में बात करें तो मुद्रा ऋणों के लिए ब्याज सहायता, ठीक है। और मौद्रिक उपाय में बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त ऋण देना, और अवसंरचना सुधार में बात करें तो रक्षा विनिर्माण में एफडीआई की सीमा में वृद्धि करना। तो देखो अवसंरचना में तो ये जो रक्षा विनिर्माण में जो एफडीआई की सीमा में वृद्धि करना होता है, और राजकोषीय उपाय में अगर बात करें तो मुद्रा ऋणों के माध्यम से ये ब्याज सहायता प्रदान करता है। लेकिन जो मौद्रिक रीति में अगर बात करें तो ये किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त ऋण जो प्रोवाइड कराया जाता है, ये मतलब पॉलिसी उपाय के अंतर्गत नहीं होता है, ये भी राजकोषीय जो उपाय के अंतर्गत देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मुद्रा उपाय के अंतर्गत हम बात करें, जो पॉलिसी रेट होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें कहा गया कि प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह विदेशी भारतीय समुदाय को उनके मूल यानी भारत से पुनः जोड़ने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सेकेंड है कि यह संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। और थर्ड है कि यह क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस भारत की यात्रा करने में असमर्थ लोगों के लिए भारत से बाहर आयोजित किया जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो देखो इसमें अगर बात करें तो जो ये थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि क्षेत्रीय प्रवासी दिवस जो होता है भारत की यात्रा करने में असमर्थ लोगों के लिए भारत से बाहर आयोजित किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है ये संस्कृत मंत्रालय नहीं बल्कि जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा होस्ट किया जाता है। और इसमें जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भारतीय समुदाय होता है, ठीक है, भारतीय समुदाय होता है उसके साथ संलग्नता को और सुदृढ़ यानी और मजबूत बनाने की बात की जाती है इसमें, ना कि उनको पुनः जोड़ने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो उनको मतलब मजबूत बनाने के लिए ये बात की जाती है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट केवल सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 42। तो इसमें आरबीआई द्वारा रुपए की बृहद मूल्य वृद्धि रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो फर्स्ट है कि विदेशी पूंजी के बहिर्वाह को प्रोत्साहन। सेकेंड है कि आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार का संचयन। और थर्ड है कि सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। तो इसमें देखो अगर बात करें तो सरकारी प्रतिभूतियों का अगर हम विक्रय करेंगे इसमें, तो ये तो आपको देखने को मिलेगा उसमें कि उससे तो और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि वो जो मूल्य वृद्धि और ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसको जो है ये विक्रय नहीं किया जाता, ये क्रय की जाती हैं, ठीक है, ताकि उससे कम किया जा सके। और ये विदेशी मुद्रा संचयन भंडार की अगर बात करें तो आरबीआई में इसको भी जो इसका संचय नहीं किया जाएगा बल्कि उसको मतलब बाहर उसको जो डॉलर्स होता है जो मतलब फॉरेक्स करेंसी होती है उसको बेचा जाता है, ताकि जो है उसकी जो रुपए की वैल्यू कम होती जाए और डॉलर की वैल्यू बढ़े। तो इसी के संबंध में ये मतलब होता है, ताकि जो है मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट वाला लेकिन स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विदेशी पूंजी के बहिर्वाह को प्रोत्साहन देना। तो हमारा जो गाइस इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा चेक आउट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, मतलब बृहद मूल्य वृद्धि को मतलब आरबीआई के द्वारा रुपए की बृहद मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाया जाएगा। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी क्वेश्चन समझ ही नहीं पाया था, सॉरी यार गाइस, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गया था। तो इसमें देखो ये दो जो बहिर्वाह प्रोत्साहन होता है उसको रोक दिया जाता है, और जो ये मतलब जो मुद्रा भंडार का संचयन होता है उसको संचय किया जाता है। तभी तो मतलब जब वो विदेशी भंडार को संचय किया जाएगा तो उसकी जो सप्लाई कम हो जाएगी ना, तो जो हमारे यहाँ सरप्लस होगा, रुपए का सरप्लस होगा वो बढ़ेगा, तो उसकी जो मूल्य वृद्धि है वो रुक जाएगी, वो नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, और थर्ड वाला भी गलत है, क्योंकि जो उसका विक्रय नहीं किया जाएगा उसका क्रय किया जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, लेकिन सेकेंड वाला सही है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। मैंने थोड़ा सा मतलब मैंने सोचा कि जो डॉलर की वैल्यू की बात की जा रही बढ़ने की, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उल्टा समझ गया था, बट कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अब ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 43। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की अध्यक्षता की थी। तो इसमें देखो ए वाला ऑप्शन सही है। इसके जो CH हनुमंत राव थे, ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1991 में ये बनाया गया था, ठीक है। और 1990 में इन्होंने तय किया था कि जो 1990 के मूल्य के आधार पर इन्होंने न्यूनतम मजदूरी जो है 20 रुपया तय की थी, तो उसी के संबंध में ये बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा 44। तो इसमें कहा गया कि हालिया बजट में प्रस्तावित नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि अपीलकर्ता और न्यायाधिकरण के बीच कोई भी संवाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा, ठीक है। और विवादित राशि 500 करोड़ से अधिक होने पर अपीलकर्ता की मतलब शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य है। तो देखो ऐसा कोई उसमें प्रोविज़न नहीं किया गया है कि उसके लिए कि कोई राशि रखी गई हो कि उसको अपीलकर्ता को मतलब प्रस्तुत होना होगा, ठीक है। इसके लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया। इसमें
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये मतलब काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है ये वाला। ठीक है, उसके लिए कोई राशि जो है इसके लिए नहीं रखी गई है। ठीक है, कि कोई बाइंडिंग हो कि राशि रखी गई हो, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है 45। तो इसमें भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी सेसी के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसके अधिदेश में न केवल सौर ऊर्जा बल्कि ज्वारी, भूकंप, जो ज्वारी और भूतापी जैसे ऊर्जा स्रोतों सहित संपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं, और यह भारत और विदेश में विद्युत उत्पादों और सेवाओं के व्यापार में भाग ले सकता है। थर्ड है कि यह केंद्र सरकार की ओर से सौर उद्यान विकास योजना और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो ये देखो तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसके संबंध में, क्योंकि यही काम ही किया गया जो ये सौर ऊर्जा भारतीय सौर ऊर्जा निगम बनाया गया है, तो इसका ये तीनों काम है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें कहा गया है कि किन क्षेत्रकों की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए रणनीतिक क्षेत्रकों के जो रूप में पहचान दी गई है। तो कौन कौन से ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र हैं जिनको रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक एरिया के बारे में इसमें बात की जाती है। तो अंतरिक्ष है, पेट्रोलियम है, दूरसंचार है और बैंकिंग है। तो देखो चारों को इसमें शामिल किया गया है जो रणनीतिक क्षेत्र के रूप में। ठीक है, तो ये भी डी वाला ऑप्शन इसका भी सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 47। तो इसमें सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग सदैव अर्थव्यवस्था का सही मूल्य तत्व दर्शाती है। सेकंड है कि निम्न सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग से देश में सभी ऋण प्रपत्रों की विश्वसनीयता कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो देखो ये हमारा स्टेटमेंट जो है फर्स्ट वाला जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो अर्थव्यवस्था का सही मूल्यांकन करती है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो ज़्यादातर ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं ये जैसे डेवलप कंट्री की होती है, तो उनका दबाव होने पे वो किसी की देश की अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से भी उसमें जो उसकी गणना कर देती कभी कभी है दबाव में, क्योंकि ये मतलब जिस देश में हो उसी का दबाव तो झेलना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसका अभी इस बार जो रेटिंग की गई थी तो इंडिया ने इसका विरोध भी किया था, इसमें उसने नकार दिया था उनकी रेटिंग को। ठीक है, तो ये गलत है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, लेकिन सेकंड सही है, क्योंकि निम्न जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग से देश में सभी ऋण प्रपत्रों की जो विश्वसनीयता है वो कम हो जाती है, क्योंकि यार जिसकी कम होगी क्रेडिट रेटिंग तो लोग विश्वास कहाँ से करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए तो ये किया जाता है इन जो डेवलप कंट्री के द्वारा, इनको जैसे छोटी कंट्री हैं या जो डेवलप हो रही हैं इस समय, तो उनके लिए ऐसे ऐसे ये हथकंडे अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो इसमें कहा गया कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के संबंध में बताना है, यानी पीएलआई के बारे में बात की जा रही है। तो इसका उद्देश्य विशेष रूप से निर्यात के लिए वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को गति देना होता है। सेकेंड है कि इस योजना को सरकार के पास सीमित निधि होने के कारण केवल कुछ शीर्ष कंपनियों का चयन करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो भी ये मतलब जो पीएलआई है, ठीक है, तो ये सीमित निधि होने के कारण कुछ शीर्ष कंपनियों के लिए चयन करने के लिए तैयार की गई है। बट इसमें क्या होता है कि ये घरेलू जो प्रोडक्शन को जो प्रोत्साहित करती हैं और जो निर्यात होता है उसको जो मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाती हैं, और जो आयात होता है आयात की जो निर्भरता होती है देश की उसको कम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत है स्टेटमेंट, सेकंड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में जारी की गई लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ इंडिया LAC लासी वेब फर्स्ट रिपोर्ट के बारे में बताना है। ठीक है, तो यह भारत में उम्र दराज हो रही जनसंख्या का अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। सेकेंड है कि इस सर्वेक्षण में स्वास्थ्य के साथ साथ आय, परिसंपत्तियों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें अगर बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो जनसंख्या जो ज़्यादा उम्र दराज की हो रही है, ठीक है, जिनकी एज बढ़ रही है, उन्हीं के बारे में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। और इसमें जो स्वास्थ्य के साथ साथ परिसंपत्तियों जो उनकी संपत्ति है उसके बारे में भी बात की गई है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला इसका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट है हमारा 50 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी
CSO की गतिविधियों में शामिल है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करना है, शहरी एवं गैर शारीरिक जो श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रकाशन करना है, और थर्ड है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन करना है इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें अगर बात करें तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है CSO के द्वारा, और जो शहरी गैर शारीरिक श्रम कर्मचारियों के लिए भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है, और उद्योगों का जो वार्षिक सर्वेक्षण है उद्योगों का, ठीक है, उसको भी ये प्रस्तुत करता है। बट जो श्रम का जो ये CPI होता है, ठीक है, तो वो श्रम मंत्रालय के द्वारा, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए। तो ये याद रखना है आपको थोड़ा सा, और ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और पॉलिटी का भी जो वीडियो आ रहा है उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे चीज़ें उसमें इंक्लूड की हैं उसमें, तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और हमारा आर्ट एंड कल्चर का तो चल ही रहा है, बाकी हम लोग डेली इसको ला ही रहे हैं, और PCS की भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसका भी मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।